हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज के सेशन में हम लोग एनसीईआरटी को बहुत ही आसान भाषा और अपनी आम लाइफ से जोड़ते हुए पढ़ेंगे। इस सीरीज़ में हम लोग एनसीईआरटी के निचोड़ को आपको डिटेल में पढ़ाते हैं। यहाँ पर हमारी क्लास 7 चल रही है। क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। और उससे पहले हम लोग आपको 3 चैप्टर पहले ही कवर करवा चुके हैं। और जो हमारी क्लास 6 है, ठीक है, 6ठी क्लास के हम लोगों ने सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं और उनसे बने जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो भी हम लोगों ने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्टिंग करी है ज्योग्राफी से, हिंदी में बोले तो भूगोल से हमने स्टार्टिंग करी है। उसके बाद हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका इसका चैप्टर का नाम है एयर और वायु। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपकी ये है कि यहाँ पर हम लोग हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के माध्यम के बच्चों को लेकर चल रहे हैं। उन दोनों के लिए हमने आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में करवाए हैं। और यहाँ पर हमारा प्रयास है कि हम लोग आपको क्लास नोट्स से पढ़ा सकें। अब क्लास नोट्स का फ़ायदा क्या है? देखो, क्लास नोट से क्या होगा कि आपका जो भी चैप्टर है वो आपका शॉर्ट में बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो सारे के सारे आपको एक ही जगह में मिल जाएंगे। और जब आप रिवीजन करेंगे ना, तो वो आपकी रिवीजन बहुत ही जल्दी हो जाएगी। क्योंकि अगर आप किताब से पढ़ते हैं, लाइन पे लाइन लगा के पढ़ते हैं, उसमें आपको टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ता है। दूसरी बात, जब आप रिवीजन करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपका रिवीजन के लिए पॉइंट मिस हो सकते हैं। लेकिन हम लोग आपको क्लास नोट से पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आपका एक भी पॉइंट बिल्कुल भी मिस नहीं होगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एक ही जगह मिलेंगे और रिवीजन आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी। और आपको खुद को नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो काम आपको टाइम जिसमें लगाना था वो टाइम हमने खुद लगाकर आपके लिए बहुत ही अच्छे नोट्स आपके लिए तैयार करे हैं। तो आपके नोट्स आपको यहीं मिल जाते हैं, आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब ये जो एनसीईआरटी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटा पेपर, चाहे वो एसएससी, जीडी, कोई सा भी पेपर क्यों ना हो, पुलिस दरोगा या फिर यूपीएससी और पीसीएस, इन सब में एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इतने ज़्यादा पूछे जाते हैं कि आपको भी पता होगा। और इन जब भी कोई आपके आंसर की आती है ना, तो उसके जो सही आंसर माने जाते हैं वो भी आपके एनसीईआरटी से ही माने जाते हैं और कोई सोर्स आपका नहीं चलता है। तो इसलिए हमारा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग एनसीईआरटी पे फोकस करें। तो इस चैनल पे हम लोग आपको एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं। हमारी 2 सीरीज़ हैं, एक में हम लोग एनसीईआरटी आपको एमसीक्यू से कवर करवा रहे हैं, दूसरा आपके डिटेल में कवर करवा रहे हैं। हम लोग आपको पहले डिटेल में चैप्टर पढ़ा देते हैं, उसके बाद आपको एमसीक्यू निकालते हैं। इस चैप्टर के एमसीक्यू भी आपको आ जाएंगे। आप पहले चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको एमसीक्यू को भी ज़रूर करना, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में इसकी बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 4 है और हेडिंग है उसकी एयर मतलब वायु। अब देखो, यहाँ पर हम लोगों ने इससे पहले जो चैप्टर पढ़े थे वहाँ पे हमने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा, हमारी पृथ्वी के बारे में पढ़ा कि हमारी पृथ्वी क्या है, उसके अंदर क्या है, कौन कौन सी उसकी परतें हैं, वो सारी पढ़ ली है। अब हम आए हैं यहाँ पर एटमॉस्फेयर में लेकर आए हैं, जिसमें कि हमारा एटमॉस्फेयर का एक कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है। सब ठीक है। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया वायुमंडल, स्टार्ट हो जाता है। चलिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एटमॉस्फेयर और वायुमंडल है क्या। अब देखो, वायुमंडल क्या है? वायुमंडल है जो कि हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो एक घनी चादर है गैसेस की, ठीक है। देखो, पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर को हम वायुमंडल कहते हैं। कितना आसान है, कुछ भी नहीं है। ये हमारी पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, उसके चारों तरफ जो भी हमारी जो गैसेस हैं, गैसों का जो मिक्सचर है गैसेस का, उससे हमारी धरती ढकी हुई है, तो उसको हम बोलेंगे हमारा एटमॉस्फेयर। सिंपल सी बात है, हमारा वायुमंडल। अब ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसी की वजह से हमारा जीवन संभव है, इसी की वजह से हम लोग रह पा रहे हैं। ये जो वायुमंडल होता है ये हमारी धरती के तापमान को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। कंट्रोल करके रखता है, ना ज़्यादा होने देता, ना ज़्यादा ठंडा होने देता। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो धरती पर रहना हमारे लिए संभव नहीं होगा। दूसरी बात ये हमने पढ़ ली। दूसरी बात ये है, ये जो वायुमंडल है ये हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, जैसे कि अगर हम बोले अल्ट्रावायलेट रेज, इनको भी हमारी धरती पे आने से बचाता है, ठीक है। कौन बचाता है? वो आपको बचाता है ओजोन लेयर आपकी बचाती है, ठीक है। धरती में जो एटमॉस्फेयर है उसमें परतें हैं, उसमें एक परत है जहाँ पे कि ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है, जो कि आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। वो ओजोन लेयर आपको हानिकारक ओजोन
अल्ट्रावायलेट रेज आने से रोकती है। अगर नहीं रोकेगी तो इससे आपके स्किन कैंसर के जो केसेस वो बढ़ने लगेंगे। चलिए ये हमने पढ़ लिया। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अब यहाँ पर एक मिनट कि यहाँ पर जो है कि अगर हमारी धरती पर, अब देखो हमारी जो धरती है मैंने आपको बताया कि यहाँ पर उसका एक चादर है गैसेस की, ये धरती हो गई और ये चारों तरफ उसकी गैसेस की चादर है। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, सोच के देखते हैं। चलो हम दो धरती लेते हैं। एक हमने धरती ली जहाँ पर की गैसेस की चादर है, ठीक है, एक हमने धरती ली जहाँ पर की गैस की चादर है, और एक हम धरती लेंगे जिसमें कि ऐसी धरती जहाँ पर की गैस की चादर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सूरज आए, ठीक है, ये हमारा आया सूरज चाचा आ गए यहाँ पे। इन लोगों ने, सूरज ने हमारी धरती को करा गर्म, ठीक है, धरती को इसने गर्म कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर सूरज ने धरती को हीट करा, वार्म करा। अब यहाँ पे जो हमारी वायुमंडल की जो गैसेस हैं उन लोगों ने कुछ हीट को ट्रैप कर लिया, बाहर नहीं जाने दिया, और कुछ हीट को बाहर जाने दिया। तो उससे क्या हुआ, कुछ गर्मी को धरती पे ही रख दिया, जिससे कि जो धरती पर रहने योग्य वातावरण बन जाए। हमारी धरती एकदम से ठंडी ना हो, एकदम से गर्म ना हो, ऐसा वातावरण बना दिया जिससे कि हम लोग, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, पौधे, जानवर, इंसान वो रह सकें, उनके रहने योग्य एक वातावरण बना दिया। इसी वायुमंडल की चादर ने एक ऐसा वातावरण बना दिया, ठीक है। कुछ हीट ट्रैप कर दी और कुछ हीट बाहर भेज दी। इतनी हीट ट्रैप करी जिससे कि हम लोग रह सकते हैं। लेकिन एक है हमारा ऐसी पृथ्वी जहाँ पर कि कोई भी वायुमंडल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सूरज की गर्मी आई। अब क्या हुआ, दिन में क्या होगा कि ये जो आपका एरिया है, सूरज की गर्मी, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल नहीं है, तो ये इतना ज़्यादा तप जाएगा, इतना ज़्यादा तप जाएगा, बहुत ज़्यादा तप जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट होगी कि इस पर रहने वाले लोग जो हैं वो गर्मी से ही उनका वो बेक हो जाएंगे, भुन जाएंगे, जैसे कि भुट्टा भुन जाता है, ऐसे भुन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तो भुन गए रात को, चलो ठीक है, सहन कर लिया। अब क्या हुआ कि रात हो गई। अब रात में क्या हुआ कि ये जो धरती है, यहाँ पर सूरज यहीं पर रहा, ठीक है, अपने देता रहा, लेकिन ये जो एरिया है वो यहाँ पर पहुँच गया। अब यहाँ पर सूरज की गर्मी नहीं आ रही है, ठीक है, सूरज की गर्मी इसमें बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अब रात हो गई। अब रात को ये इतनी ज़्यादा ठंडी हो गई, इतनी ज़्यादा ठंडी हो गई जैसे कि आइसक्रीम होती है ना, जैसे बर्फ़ होती है आपकी फ्रिज में, जो बर्फ़ होती है एकदम ठंडी ठंडी बर्फ़ हो गई, वो ऐसी हो गई। तो यहाँ पर रहने योग्य वातावरण नहीं बचेगा। दिन में तो ऐसा कि इंसान भुट्टे की तरह भुन जाए, और रात को कि हमारी बर्फ़ जम जाए। तो यहाँ पर हमारा, अब मैं आशा करती हूँ कि आपने समझ लिया होगा कि धरती पे वातावरण की परत का होना, वायुमंडल की परत का होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यही इस पैराग्राफ में बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि एटमॉस्फेयर मेक्स द अर्थ लाइवेबल, रहने योग्य बनाता है। अब चलिए यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये आपकी एनसीईआरटी की सीरीज़ है। एनसीईआरटी की हम लोगों ने 2 सीरीज़ बना रखी हैं। एक है आपकी डिटेल वाली, जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ, ये आपकी डिटेल वाली है। दूसरी सीरीज़ है हमारी एमसीक्यूज़ की, जहाँ पर कि हम लोग एनसीईआरटी को आपको एमसीक्यूज़ के ज़रिए पढ़ाते हैं, जिससे कि आपकी शॉर्ट में इम्पॉर्टेंट सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाएँ, ठीक है। और हम लोग आपको चैप्टर वाइज लेकर आते हैं, पहले चैप्टर पढ़ाते हैं, उसके बाद आपके लिए एमसीक्यूज़ लेकर आते हैं, जिससे कि आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बेसिक भी फंडामेंटल क्लियर हो जाए। दूसरी सीरीज़ है हमारी जीएस की, जहाँ पर कि हम लोग 8 एमसीक्यू आपके रेगुलर लेकर आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं, और 10 एमसीक्यूज़ हम लेकर आते हैं आपके लिए पॉलिटी के, मतलब कि राज्य व्यवस्था के, ठीक है। और यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन मिलेगा, एनसीईआरटी भी मिलेगी, साथ में आपको फंडामेंटल भी क्लियर्स हो जाएंगे। और राज्य व्यवस्था आजकल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आजकल एग्जामिनर पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। आपका कोई सा भी पेपर क्यों ना हो, छोटे छोटे से बड़े से बड़ा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमें पॉलिटी पे जोर देना भी ज़रूरी है। तो हम आपको यहाँ पर 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इस टाइप से करवाते हैं कि आपको खुद जाके देखना, पूरा डिटेल में समझाते हैं, एक भी पॉइंट्स नहीं छोड़ते हैं उसका, जैसे एग्जाम में पूछा आता है वैसा ही करवाते हैं। अब हमारी तीसरी है आपकी ट्रिक्स की। अब ट्रिक्स में क्या करवाते हैं हम लोग, आपको 5 एमसीक्यूज़ करवाते हैं। ऐसे एमसीक्यूज़ होते हैं जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं, आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं, आ सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी एमसीक्यूज़ को हम लोग अनोखे तरीके से करवाते हैं, जैसे हमने पढ़ा है वैसे ही आपको पढ़ाते हैं। शायद ही आपको कहीं ऐसा तरीका मिले, ठीक है, आपको बहुत ही आसान तरीके से फन में खेल में आपको ये सारे एमसीक्यूज़ करवा देते हैं। और एमसीक्यूज़ से, ट्रिक्स से करवे एमसीक्यूज़ आपके कभी गलत नहीं होते हैं। और हमारी चौथी सीरीज़ है
चौथी सीरीज़ है करंट अफेयर की, जहाँ पर कि हम लोग आपके लिए मंथली मैगज़ीन लेकर आते हैं। ठीक है, जितने भी महीने में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहे होते हैं उनको हम लोग एक ही जगह, एक ही मैगज़ीन में आपके लिए डाल देते हैं। और इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी फालतू खबर इसमें नहीं होती है, जो एग्ज़ाम में आ सकती है वैसे ही हमारे क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके 1 लाइनर होते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता। अब हमारी 5वीं सीरीज़ है मेंस के बच्चों के लिए। ठीक है, मेंस के बच्चे हैं, मेंस के बच्चों के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो भी हम रेगुलरली लेकर आते रहते हैं। और हमारी 6 सीरीज़ है शॉर्ट टॉपिक्स की। ठीक है, जैसे टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा कि वोल्केनो क्या है, ज्वालामुखी क्या है, मौसम कैसे बदलते हैं, ठीक है, और इकोसिस्टम क्या है, ठीक है, इस टाइप के अलग अलग जो जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम लोग इन शॉर्ट टॉपिक्स में आपके लेकर आते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितनी भी सीरीज़ हैं वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए हैं। और हम लोग अपनी चैनल की कम्युनिटी में, ठीक है, जो चैनल हमारा है उसकी कम्युनिटी में रेगुलर आपके लिए क्वेश्चन डालते रहते हैं, चाहे वो आपके मैथ के हों, चाहे आपके जीएस के हों, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें और एग्ज़ाम में जाके ना घबराएं। तो इन सभी के लिए आप जाइए, चैनल में घुसिए, जाके देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बच्चों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो कर ही दिया है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारे वायुमंडल का संगठन, कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसका कंपोजिशन क्या है। देखो हमने एटमॉस्फेयर तो पढ़ लिया कि एटमॉस्फेयर है क्या। एटमॉस्फेयर क्या है कि एक तरीके की चादर है, हमारी पृथ्वी पे एक ब्लैंकेट है, गैसेस की जो चादर है। हमारी जो पृथ्वी है वो एक गैसेस की चादर से ढकी हुई है। और हमने ये भी पढ़ लिया जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वो हमारे रहने के लिए, हमारे जीवन के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम ये पढ़ते हैं कि इस एटमॉस्फेयर में कितने लेयर्स हैं। अब देखो जैसे कि आपको पता है कि हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे वायुमंडल के संगठन, कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे कौन कौन सी गैसेस हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, क्यों इम्पॉर्टेंट है, कितना कितना परसेंटेज होता है। अब देखो जहाँ हम सांस ले रहे हैं, हम लगातार सांस लेते रहते हैं, तो जो हम सांस ले रहे हैं वो हमारी अनेक गैसों का मिश्रण है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस का है। यहाँ पे आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी, नाइट्रोजन भी मिलेगी, आर्गन मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि बहुत सारी गैसेस मिलेंगी। अब देखो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट भी कर रखा है आप सबके लिए कि 78%, ठीक है, 78% जितनी भी गैसेस हैं उसमें से 78% तो हमारी नाइट्रोजन ही है। ठीक है, उसके बाद जो ऑक्सीजन जो है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सांस लेने के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए, वो 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी 0.03% है, आर्गन आपकी 0.93% है, और बाकी जो गैसेस हैं वो आपकी 0.04% का कंपोजिशन बनाती हैं यहाँ पर। अब देख लेते हैं, सेम बात यहीं पर लिखी है, जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो एक बड़ा भाग है। ठीक है, बल्क गैसेस हैं। और उसके अलावा अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये भी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये कम मात्रा में प्रेजेंट होती हैं। ये सारी गैसेस तो प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम बात करें कि इनके अलावा डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं, कि मतलब कि धूल के छोटे छोटे कण भी प्रेजेंट हैं। अब देखो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे घर में रोज़ झाड़ू लगता है, तो वो जो झाड़ू लगता है, पोछा लगता है, या फिर अपने घर की डस्टिंग करते हैं, तो ये वही है, वही वायुमंडल है। उसी वायुमंडल में छोटे छोटे धूल के कण प्रेजेंट होते हैं। उसी की वजह से हम लोग को रेगुलर झाड़ू पोछा घर में करना पड़ता है, डस्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है, और अगर आपको और भी समझना है तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि मानो कोई आपने कभी ना कभी देखा भी होगा कि एक जंगले में से कुछ ना कुछ, या फिर आपके गेट में कोई छेद है, उस छेद में से ऐसे करके लाइट आ रही है। ठीक है, कोई गेट है, उसमें से लाइट है, उसमें छोटे छोटे ऐसे कण देखे होंगे आपने, वो आपको घूमते हुए दिखते होंगे। जो दिखते हैं ना घूमते हुए, वही डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने आपको प्रूव भी कर दिया कि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, झाड़ू पोछे से, डस्टिंग से प्रूव कर दिया। साथ में आपने कभी ना कभी ऐसा देखा ही होगा, बचपन में ज़रूर आपने ऑब्जर्व करा होगा कि ये क्या है, ये डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हाँ, ये जो होता है आपकी सनरेज आती हैं, उस छेद में से आपकी सनरेज आ रही हैं, सूरज की किरणें आती हैं, उसमें आपको छोटा छोटा कुछ दिखता है, घूमता हुआ, खेलता हुआ सा दिखता है, तो वो आपके डस्ट पार्टिकल्स ही होते हैं। अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया बहुत सारी गैसेस होती हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कौन कौन सी गैसेस हैं। सबसे पहली बात पढ़ेंगे नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन जो होती है वो जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है
हमने पढ़ा 78% पाई जा रही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गैस यही पाई जाती है, 78% पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। दूसरी बात ये होती है, जो नाइट्रोजन है वो हमारे प्लांट्स, जो हमारे पौधे होते हैं ना, उनके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब वो कैसे होती है, देखो ये ऐसे होती है, जो हमारा जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन उनको नाइट्रोजन भी ये लोग लेते हैं। उनके जीवन यापन के लिए नाइट्रोजन भी इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात आपकी ये वाली है कि ये जो आपके पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन डायरेक्टली एटमॉस्फेयर या फिर वायुमंडल से नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जो सॉइल में जो आपकी मिट्टी है उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो लोग एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले लेते हैं, फिर उनको इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके पौधे को दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो काम यहाँ पर यही बोला गया है कि हमारे पेड़ों के लिए नाइट्रोजन भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो डायरेक्टली नहीं लेते हैं हमारे पेड़, कंज्यूम नहीं करते हैं नाइट्रोजन का, बल्कि बैक्टीरिया जो होता है उसकी फॉर्म को चेंज करके पेड़ को दे देता है। यही बात सेम यही बोली गई है कि सीधे वायु से नहीं लेता है, लेकिन बैक्टीरिया की मदद से प्लांट जो होता है वो नाइट्रोजन ले लेता है और अपना खाना वाना बना लेता है। चलिए और पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ लिया यहाँ पर नाइट्रोजन, अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है कि ये 21% है। ठीक है, यहाँ पर हाँ एक चीज़ और थी यहाँ पर कि जो आपका जो प्लांट है, जो पौधा है, ठीक है, तो यहाँ पर उसके सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसकी ग्रोथ है, उसकी मजबूती करना, उसकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सहायता करती है हमारी नाइट्रोजन। चलिए अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को आपने देखा था। ठीक है, जो आपकी ऑक्सीजन है वो आपकी 21% होती है। ठीक है, सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है, क्योंकि 78% जो होती है वो आपकी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। अब ऑक्सीजन वही है जो हम लोग सांस लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम लोग नहीं होंगे, मर जाएंगे। ठीक है, अब इसमें इम्पॉर्टेंट होता है आपका ऑक्सीजन साइकिल, मतलब कि ऑक्सीजन चक्र। ये क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपका है ऑक्सीजन चक्र इम्पॉर्टेंट है। इसको समझ लेते हैं, इसको समझते हैं। जैसे ये पेड़ है हमारा, ठीक है, पेड़ क्या करेगा कि एटमॉस्फेयर से, मतलब कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। अपने प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। यहाँ से अपना खाना वाना बनाएगा और बाई प्रोडक्ट के रूप में वो क्या छोड़ देगा, ऑक्सीजन छोड़ देगा। अब इसी ऑक्सीजन को हम लोग, इंसान, जानवर, ये लोग अपने रेस्पिरेशन में यूज़ करेंगे और उसके बाद रेस्पिरेशन के दौरान हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक चक्र बन गया कि हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, पेड़ों ने उसको यूज़ करा, पेड़ों ने हमें ऑक्सीजन दे दी, ये सब चक्र बन गया। तो उसको बोला हम लोगों ने ऑक्सीजन साइकिल या फिर ऑक्सीजन चक्र बोला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ऑक्सीजन चक्र है। अगर पेड़ नहीं होंगे, ठीक है, अगर पेड़ नहीं होंगे तो ये ऑक्सीजन का जो चक्र है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इम्बैलेंस हमारा हो जाएगा, जो कि हम आगे देखेंगे अभी। अब देखो सेम बात यही बोली है कि जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन्स हैं, मतलब मनुष्य, पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, और ग्रीन प्लांट जो होते हैं, हरे पौधे जो हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बताया था कि जितनी भी हमारी गैसेस होती हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हमारी जो ब्लैंकेट है, चादर है, हमारी परत है गैस की, वहाँ पर आपको हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सारी की सारी गैसेस मिलेंगी। अब इसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गैस है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट गैस है। क्यों गैस है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे जो पौधे होते हैं उनके खाना बनाने में काम आती है। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके वो लोग खाना बनाते हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। अब ये तो हमने समझ लिया कि बना लिया, लेकिन आप बोलोगे आजकल क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ने लग गई है। तो यहाँ पर ये वाली बात है कि जब तक आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना हुआ है कि जितनी आप लोग ऑक्सीजन निकाल रहे हो, ठीक है, ऑक्सीजन मतलब जितनी आप कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो उतनी ऑक्सीजन हमारे वातावरण में प्रोड्यूस हो रही है, हमारे पेड़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये इम्बैलेंस हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो आपने बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर दी है लेकिन ऑक्सीजन उतनी मात्रा में नहीं है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है, आपको सबको पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड के रहने से
एटमॉस्फेयर में रहने से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अलग अलग आपके मौसम बदल रहे हैं, वातावरण बदल रहा है, ठीक है। और ठीक है, तो इसको इम्बैलेंस ये नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमारे लिए ख़तरा हो सकता है, उससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे इसके बारे में। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द ह्यूमंस और एनिमल्स सीम टू बी इक्वल होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर परफेक्ट बैलेंस नहीं बचेगा। अब देखो, अब हमारे आज के ज़माने में जब हम रह रहे हैं तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो ये चीज़ वही लिखी है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अब देखो, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। ये समझते हैं हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा ब्लैंकेट हो गया पृथ्वी का। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ से जो सूरज है, तो अब वो काम क्या करता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम कर रहा है, ये सूरज है, सूरज ने यहाँ पर गर्मी दी, ठीक है, अपनी सनरेज से पृथ्वी को गर्म करा, पृथ्वी को उसने गर्म कर दिया। अब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, पृथ्वी उस गर्मी को बाहर नहीं जाने देगा, जाने तो देगा लेकिन कुछ इतनी गर्मी को बाहर नहीं जाने देगा, मतलब कुछ गर्मी को बाहर भेज देगा, लेकिन बाकी गर्मी को वो ट्रैप कर लेगा, जिससे कि हमारे रहने योग्य वातावरण यहाँ पर बना रहे। ये वही बात है जो मैंने आपको पहले समझाई थी कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हम लोग दिन में भुट्टे की तरह भुन जाएंगे और रात में बर्फ़ की तरह जम जाएंगे। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का यही काम है कि इस गर्मी को इतना ऑप्टिमम मतलब एक ऑप्टिमम मात्रा में इसको ट्रैप करना, जिससे कि हमारे जीवन यापन हो सके यहाँ पर। तो यहाँ पर यही बात है। ये तो हो गया हमारा आइडियल सिचुएशन, लेकिन समय के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है आपका, तो आपको पूरा का पूरा ग्लोबल रूप से देखें, पूरे के पूरे हम लोग अगर विश्व में रूप से देखें, विश्व स्तरीय रूप से देखें, तो यहाँ पर हम लोगों ने डेवलपमेंट करा है, ठीक है। विकसित होने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी इंडस्ट्री खोल दी है, धुआं निकाला है, अपनी गाड़ियों से हम लोग ट्रैवल करते हैं अपनी लाइफस्टाइल को ईजी करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा को हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब उससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर की जो परत में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पर जो वो हीट है ना, जो सूरज तो हमारी हीट जो ताप देता है उसको ज़्यादा ट्रैप कर रही है। उससे क्या हो रहा है कि धरती का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा वो बढ़ रहा है। तो उससे क्या होगा, धरती का तापमान बढ़ रहा है, हम लोग रहने के लिए आपने खुद भी चेक करा होगा कि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो कभी 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, 47-46, तो आप आसान मतलब कि एक रेगुलर हो गया है, आम हो गया है ये होना, अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर, ठीक है। और सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है, बारिश कभी होती है कभी नहीं होती है। तो ये सारा का सारा जो भी इम्बैलेंस हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से हो रहा है। ये सभी बातें यहीं लिखी हुई है कि गर्मी की मात्रा बढ़ जाती है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। अब चलो, हमारी धरती का तापमान तो बढ़ गया, अब उससे हमें नुकसान क्या है, समस्या क्या होंगी। उससे समस्या ये होंगी कि धरती का तापमान तो बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे हिमनद हैं, जो हमारे स्नो है, ग्लेशियर है, वो पिघलना स्टार्ट कर देंगे। अब देखो, आप खुद सोचो, जब आप अपने फ्रिज में से बर्फ़ निकालते हो, आपने एक क्यूब निकाला, ठीक है, बर्फ़ का एक क्यूब निकाला फ्रिज में, बिल्कुल सही था, लेकिन उसको आपने बाहर निकाल के रख दिया अपने किचन में, तो वो पिघलना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि बाहर गर्मी है, अंदर गर्मी नहीं थी। तो यही बात यहाँ बोली है कि जब हमारी पृथ्वी की गर्मी बढ़ जाएगी तो जो हमारे हिमनद हैं, स्नो हैं, वो पिघलना स्टार्ट कर देंगे। अब उससे क्या होगा, अब ये पानी कहाँ जाएगा, उड़ थोड़ा ना जाएगा, ये पानी जो होगा वो हमारे ओशंस में, जो हमारे समुद्र है, उसमें ऐड हो जाएगा। अब उसमें ऐड होने से क्या होगा, उसमें ऐड होने से ये होगा कि जो हमारे द्वीप हैं वो डूबना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जो द्वीप थे वो पहले इतने पानी में थे, ठीक है, आराम से वो लोग सस्टेन थे, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर ग्लेशियर पिघलने लग गए, तो पानी की जो लेवल है वो बढ़ने लग गया। अब जो द्वीप हैं वो सारे के सारे डूबना स्टार्ट कर देंगे। तो पहली समस्या हमारी ये होगी। दूसरी समस्या हमारी ये होगी, जो कोस्टल एरियाज़ हैं, ठीक है, जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं, वो भी वहाँ पर बाढ़ की समस्या आना मतलब ये समस्या आ सकती है बाढ़ की। क्यों? क्योंकि पानी का लेवल बढ़ेगा, तो जो पानी है वो इन क्षेत्रों के अंदर घुस जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली बात है, तो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। और
अब इससे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये इसमें जलवायु में भारी परिवर्तन होता है, सर्दी गर्मी बारिश इनमें चेंजेस तो आते ही हैं। तो ये सारा हमने पढ़ा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में समझाया गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन वो कम मात्रा में हो तो वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप उसको बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में निकाल दोगे तो वो हमारे लिए बल्कि उल्टा ही काम करेगी, क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो यहाँ पर यही काम है कि हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा बहुत मात्रा में निकाल दिया, इसकी अति कर दी है। तो अति मत करो उसको, मतलब मीडियम, मतलब मध्य मार्ग में रहो, मध्य पाथ में रहो। चलिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब कि वायुमंडल की संरचना। अब यहाँ पर ये क्या है, देखो आपने पहले चैप्टर में ये पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया था कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। पृथ्वी की 3 लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है क्रस्ट, ठीक है, पृथ्वी की 3 लेयर्स होती है, पहली होती है क्रस्ट होती है, फिर मेंटल होती है, फिर कोर होती है, मतलब कि परपटी, मेंटल और क्रोड। ये आपकी पड़ी थी पृथ्वी के अंदर, इंटीरियर की अगर हम बात करें तो। लेकिन ऐसे ही जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है ना, जो एटमॉस्फेयर है जो कि वायुमंडल है, उसमें भी परत, उसको हम लोगों ने 3 लेयर्स में डिवाइड करा है, 5 लेयर में हम लोगों ने उसको डिवाइड करा है। अब कौन कौन सी लेयर है? पहली जो लेयर है वो है आपकी ट्रोपोस्फेयर, मतलब कि क्षोभ मंडल। अब ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आपकी आएगी स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब कि समताप मंडल। उसके ऊपर आएगी आपकी मेसोस्फेयर, मतलब कि मध्य मंडल। उसके ऊपर आएगी थर्मोस्फेयर, तापमंडल। फिर है एक्सोस्फेयर, मतलब कि बहिर्मंडल। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि वो लेयर जो कि 2 लेयर्स को अलग करती है। अब जैसे कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो लेयर अलग करेगी उसको हम बोलेंगे ट्रोपोपॉज, ठीक है। अब ऐसे ही स्ट्रेटोस्फेयर मेसोस्फेयर को अलग करेगी, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेटोपॉज। ऐसे अलग अलग हम लोग मेसोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, थर्मोपॉज, ये सारी लेयर्स हैं। अब यहाँ पर हम उसको याद कैसे रखेंगे? देखो यहाँ पे आपको शब्द को पकड़ना है पॉज। पॉज को जैसे कि आप वीडियो देख रहे हो आपने उसको पॉज कर दिया, ठीक है, या फिर कोई भी आप गेम खेल रहे हो आपने उसको पॉज कर दिया, मतलब कि आपने उसको रोक दिया। तो यहाँ पर ट्रोपोपॉज का मतलब यही है कि इस लेयर में, ये जो लेयर है, ठीक है, ये जो लेयर है यहाँ पर ट्रोपोपॉज, मतलब कि जो ट्रोपोस्फेयर है, जो क्षोभ मंडल है वो ख़त्म हो चुका है, ख़त्म हो गया है, इसके ऊपर अब स्ट्रेटोस्फेयर है। तो सेम बात है, आपको ऐसे ही इसको याद करना है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं कि क्षोभ मंडल क्या है। अब देखो क्षोभ मंडल सेम बात है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, हमने पढ़ लिया। इसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है, ठीक है। अब जो हम सांस ले रहे हैं वो सारी की सारी इसी मंडल में मौजूद वायु से हम लोग सांस ले रहे हैं, ठीक है। अब है जो जितने भी लगभग हम बोलें, जैसे कि बारिश हो गई, ठीक है, कोहरा हो गया, ओला हो गए, ये सारे के सारे लगभग सभी वेदर फेनोमेना जो हैं, मौसम जो हैं, वो लगभग इसी लेयर्स में होते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, लगभग होते हैं, सारे की सारी बात नहीं कर रही मैं, लगभग मतलब ज़्यादातर इसी में होते हैं कि बारिश का आना, ठीक है, बारिश का आना, कोहरे का होना, ठीक है, ओले का पड़ना, ये सारी की सारी जो भी वेदर फेनोमेना है वो ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। अब देखो स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब हो गया समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर वो लेयर है जो कि क्षोभ मंडल के ऊपर है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होती है। इसकी हाइट की बात करें तो 50 किलोमीटर की इसकी हाइट है, ऊंचाई है इसकी, और यहाँ पर बादल नहीं होते हैं और ऐसा कोई भी वेदर फेनोमेना नहीं होता है, ठीक है। लगभग ये मुक्त होती हैं, हम एकदम मना भी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा इतना कम होता है इसी की वजह से, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेटोस्फेयर आपकी समताप मंडल है, यहाँ पर जब क्लाउड नहीं होंगे, कोई वेदर फेना नहीं है, कोई भी रेनफॉल नहीं है, तो इसी की वजह से जो हमारे जो एरोप्लेन्स होते हैं ना, जो भी हमारे एरोप्लेन्स हैं वो यहीं पर उड़ते हैं, ठीक है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हम ऊपर आसमान में देखते हैं एरोप्लेन को, वो यहीं पर उड़ते हैं। एक देश से दूसरा देश में हम लोग एरोप्लेन के जरिए जाते हैं, तो वो कहाँ पर उड़ते हुए जाते हैं? वो आपके स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब कि समताप मंडल में उड़ते हुए जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका ये वाला हो गया कि यहीं पर एरोप्लेन उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेदर फेनोमेना नहीं होते। अगर बारिश बादल वगैरह होंगे तो यहाँ पे एरोप्लेन नहीं उड़ पाएंगे, जो कि आपके ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। अब इस पे भी और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपकी ओजोन गैस है ना, ओजोन लेयर है, वो भी आपके स्ट्रेटोस्फेयर में ही होती है। अब ये ओजोन लेयर वही है जो कि आपको अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे कि अल्ट्रावायलेट रेज को बचाने वाली ओजोन लेयर कहाँ पर है?
स्ट्रेटोस्फेयर में है, और दूसरा है जो आपके जो जहाज़ होते हैं, जो कि एरोप्लेन्स हैं, वो भी स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब है आपका मीज़ोस्फेयर, मतलब कि मध्य मंडल। ये है आपका स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है, मतलब कि समताप मंडल के ऊपर हमने देखा था। इसकी ऊंचाई 40 किलोमीटर है और साथ में 80 किलोमीटर है इसकी ऊंचाई। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पर है, जो भी आपके उल्का पिंड होते हैं या आपके जो मीटेओराइट्स होते हैं, जब भी ये मीज़ोस्फेयर में एंटर करते हैं ना, उल्का पिंड हो गए, जिसको कि हम लोग शूटिंग स्टार या फिर टूटता तारा जो बोल देते हैं, वो सारे के सारे इस लेयर में आके जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी हमारी। अब है थर्मोस्फेयर, या फिर हम बोले तो बाह्य वायुमंडल। ये जो होता है, यहाँ पर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। हमने ट्रोपोस्फेयर देखा, स्ट्रेटो समताप मंडल देखा, मीज़ोस्फेयर देखा, अब हम पढ़ रहे हैं थर्मोस्फेयर। अब हम इस वाले स्फेयर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो तापमान है वो बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर बढ़ तो जाता है तापमान, लेकिन हमें ये महसूस नहीं होता। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर जो आपका जो एटमॉस्फेयर है ना, उसमें जितनी भी गैसेस हैं वो बहुत दूर दूर होती हैं, वो रेरिफाइड होती है, डेंसिटी वो उनकी बहुत कम होती है। यहाँ पर चाहे टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन हमें महसूस नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर आयनोस्फेयर, आयन मंडल, यहाँ पर आयनोस्फेयर जो है वो इसी थर्मोस्फेयर का पार्ट होता है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक की हाइट है। साथ में यहाँ पे रेडियो ट्रांसमिशन, मतलब जो रेडियो संचार जो होता है ना, वो इसी परत से होता है। धरती से जो भी हम रेडियो वेव्स भेजते हैं वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी धरती पर हमें रेडियो ट्रांसमिशन कर देती है। चलिए, अब आपका एक्सोस्फेयर, मतलब कि बहिर्मंडल है। इसको ये सबसे ऊपर की, सबसे ऊपरी परत होती है कि अभी हमने थर्मोस्फेयर पढ़ा, उसके ऊपर आपको मिलेगा एक्सोस्फेयर। यहाँ पर थिन लेयर है, वायु की पतली परत है, और यहाँ पर आपको ज़्यादातर लाइट गैसेस जैसे कि हीलियम हो गया और हाइड्रोजन, ये आपको बहुत मिल जाती है। हीलियम एवं हाइड्रोजन यही अंतरिक्ष में तैरती रहती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये हो गया है। चैप्टर में अगर आता है कि हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस कहाँ पर तैरती रहती हैं, तो हमारा सही आंसर होगा एक्सोस्फेयर में ये तैरती रहती हैं। चलिए, ये हमारा ख़त्म हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर के अंदर की वेदर और क्लाइमेट, कि मौसम और क्लाइमेट में क्या अंतर है। हमने सुना तो होगा कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, तो यहाँ पे आज हम समझ भी लेते हैं। देखो, मौसम या हम वेदर बोलें तो ये वो होता है जो हम लोग आवर टू आवर, घंटे, दिन प्रतिदिन जो चेंज होता रहता है। अब इसका एग्जांपल अगर हम बोलें कि मानो कि जैसे कि आज है आपकी, आज हम मान लेते हैं, 1 मिनट, कोई भी डेट ले लेते हैं कि मान लो आज 1 जनवरी है। ठीक है, 1 जनवरी नहीं, 1 मिनट, इसको हम मानते हैं आज 21 मार्च है। ठीक है, और ये आपकी होगी 23 मार्च। यहाँ पर क्या हुआ कि 21 मार्च को क्या था कि यहाँ पर बहुत तेज़ धूप पड़ रही थी। ठीक है, बहुत तेज़ धूप पड़ रही थी 21 मार्च को। अब लेकिन यहाँ पे 21 मार्च को बहुत तेज़ धूप पड़, हाँ, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे तेज़ धूप पड़ रही है, तो आज का जो वेदर है, आज का मौसम है वो सनी है, कि यहाँ पे बहुत तेज़ सूरज निकल रहा है, तो वेदर हो गया 21 मार्च का। अब क्या हुआ कि 23 मार्च को, हम लोग हाइपोथेटिकली बोल रहे हैं कि 23 मार्च को बादल आ गए। ठीक है, बादल आ गए, बारिश होने लगी। ठीक है, बादल छा गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आज का जो वेदर है वो रेनी है, कि यहाँ पर आज हो रही है बारिश। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि देखो, यहाँ पे कभी धूप तो कभी बारिश, कभी धूप तो कभी बारिश। इसी चीज़ को देखकर जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम ये देख लेते हैं कहीं आज बारिश तो नहीं होने वाली है, कि हम छतरी ले लें अपने साथ, कि हम भीग जाएं, या फिर बहुत तेज़ धूप तो नहीं है। तो यही बात है कि इसको बोलते हैं मौसम, कि दिन, हर दिन का मौसम घंटे से घंटे जो चेंज होता रहता है, कि कभी बारिश तो कभी धूप, उसको हमने बोला वेदर। घंटे, प्रत्येक घंटे प्रतिदिन की स्थिति को ये होती है हमारी मौसम। अब ये हमारा ख़त्म हो गया मौसम। अब मौसम क्या हो सकता है, देखो, हॉट और ह्यूमिड भी हो सकता है, कि कभी आपकी आर्द्र हो सकता है, कभी गर्म मौसम हो सकता है। अब जब हॉट और ह्यूमिड मौसम होता है तो उससे क्या चिड़चिड़ापन आता है, बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो एकदम दिमाग भन्ना जाता है उससे, तो वो आ गया आपका चिड़चिड़ापन हो गया, कि नहीं मेरे से कोई बात, मुझे गर्मी लग रही है, ये हो गया आपका चिड़चिड़ापन हो गया। दूसरा आपका हो गया कि प्लीजेंट ब्लीजी वेदर, कि हैप्पी, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मूड बहुत अच्छा है, तो मौसम से भी आपके मूड भी चेंज होते रहते हैं, तो वो हमें आनंदित करता है। अब दूसरा है आपका अब यहाँ पर क्या है, वेदर, क्लाइमेट का आपका मतलब हो गया जलवायु। यहाँ पे जलवायु की बात हो रही है। ठीक है, ये क्या होता है आपका,
जलवायु का मतलब है कि एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कि जलवायु किसी स्थान पर अति लंबी अवधि से मौसम की औसत की स्थिति। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक एरिया है, कोई भी एक प्लेस है कि यहाँ पे छोटे छोटे वेदर को, ठीक है, छोटे छोटे वेदर को हम लोग प्लस करके देखेंगे तो उससे आपका निकलेगा क्लाइमेट। ठीक है, अब इसको कैसे समझें इसको, ठीक है। अब जैसे कोई भी एरिया है, यहाँ पर हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि साल में यहाँ पर 9 महीने बहुत बारिश होती है, ठीक है। 9 महीने हमने माना कि यहाँ बहुत बारिश हो रही है, तो उस एरिया के क्लाइमेट को हम क्या बोलेंगे, जलवायु की ये तो बहुत ज़्यादा आर्द्र है, मॉइस्चर है, यहाँ पे बारिश होती रहती है। लेकिन हमने दूसरा एरिया लिया, 9 से लेकर 10 महीने तक यहाँ पे धूप ही पड़ती रहती है, तो यहाँ पे हमने माना कि इसका जो क्लाइमेट है वो गर्म है। अब ऐसे ही कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ज़्यादा जो ठंड है, ज़्यादा जो एरिया पर ठंड पड़ती है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ठंडा है। तो क्लाइमेट हो गया छोटे छोटे, मतलब कि वेदर मौसमों को प्लस करके लगभग 30 साल के मौसमों को देखा जाता है। यहाँ पे 30 साल का अगर हम वेदर देखेंगे उससे हमारा क्लाइमेट निकल जाता है, ठीक है। अब एग्जांपल है जैसे कि आर्कटिक हो गया, सहारा हो गया, एंटार्कटिका हो गया। अब ये जो आपके वेदर या मौसम है वो भी उनको अफेक्ट करते हैं, उनके जो फैक्टर होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं, कारक हैं उनके अलग अलग। जैसे कि टेम्परेचर, पहला आपका टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर क्या होता है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर, यहाँ पर ये बोला गया है। अब जैसे कि कोई भी जैसे कि वायु में मौजूद ताप व शीतलता का परिमाण हो गया, कि जब आपकी वायु में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आज का वेदर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी है, सनी हो गया। अब जब आपकी वायु में ठंडक है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठीक है, ठंडा है तो वो ठंडा हो गया एरिया, वो वेदर आज का ठंडा हो गया। अब ये जो वेदर होता है, आपका जो मौसम होता है, वो दिन रात को ही नहीं बल्कि सीज़न टू सीज़न भी चेंज होता है। अब देखो दिन रात में तो है कि रात में ठंडक होती है, सुबह धीरे धीरे गर्मी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ऋतुओं सीज़न भी होता है, जैसे गर्मी का सीज़न आया, सर्दी का सीज़न आ गया, ठीक है, ऑटम आ गया आपका, ये सारा बारिश का मौसम आ गया, रेनफॉल होगी, ये सारे के सारे भी चेंज होते रहते हैं। और किस कारण होते रहते हैं, टेम्परेचर से होते रहते हैं। अब है यहाँ पर, अब देखो ये क्या है कि एक फैक्टर है। अब टेम्परेचर आता कहाँ से, ये कहाँ से आता है, ये आता है आपका इंसुलेशन से, मतलब आतपन से। इंसुलेशन का हो गया आतपन। आतपन का मतलब क्या होगा कि जैसे हमारी अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, यहाँ पे जो सूरज है, सूरज जो है वो जो जिस रेडिएशन से हमारी धरती को गर्म कर रहा है, ठीक है, फैक्टर इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, उसको हम बोलेंगे इंसुलेशन। अब इंसुलेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारी ये पृथ्वी है, ये हमारा सूरज है, जो हमारी सूरज है वो हमारे इक्वेटर में डायरेक्ट पड़ती है, उसकी जो रेज़ है, किरणें हैं सूरज की, वो डायरेक्ट पड़ती है। और जो पोलर एरिया जो है, जो ध्रुव पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिण ध्रुव हो गया, वहाँ पे उसकी जो रेज़ हैं वो तिरछी पड़ती हैं, स्लैंटेड पड़ती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो इक्वेटर वाला एरिया जो होता है आपका गर्म है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपकी रेज़ पड़ रही हैं। तो बस वही बात बोली है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन एनर्जी इंटरप्रेटेड बाय द अर्थ, सूरज में आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आतपन कहलाती है। यही बात बोली है कि लेकिन अगर हम लोग अगर इक्वेटर से पोल्स में जाएंगे तो इंसुलेशन आपकी घटती रहती है, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया, लेकिन पोल्स में जाएंगे, उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव में जाएंगे तो उसका जो एनर्जी है, जो गर्मी है, वो कम होती रहती है। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर में जो टेम्परेचर आपका बढ़ता है, घटता है मौसम में, दिन में, रात में, वो सूरज की वजह से भी होता है, और सूरज से ही आपको टेम्परेचर, तापमान मिलता है, ठीक है। तो हम लोगों ने सारा चीज़ यहीं पर पढ़ ली है। अब देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी था कि जो नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है, किससे, गांव की अपेक्षा में अगर हम देखा जाए तो। जो हमारे जो नगर हैं, जो सिटीज़ हैं, वहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जो नगर होते हैं, सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स होती हैं आपकी, ठीक है, बिल्डिंग्स होते हैं, कंक्रीट के रोड होते हैं, ठीक है, कंक्रीट के रोड हैं, वो एसफॉल्ट रोड बने होते हैं, और जो बिल्डिंग होती है वो आपकी कंक्रीट से बनी होती है। तो जो सूरज आता है ना, सूरज से जो ऊष्मा आती है, गर्मी आती है, वो इनको बहुत जल्दी हीट कर देती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा कर देती है। तो इससे एक आपका इफेक्ट बनता है, उसको हम बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड, ठीक है, नगरीय उष्मा द्वीप बोलते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर नगरों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन अगर दूसरी जगह अगर हम गाँव में जाएंगे ना, तो गाँव में क्या होता है, जो मकान होते हैं मिट्टी के होते हैं, दूर दूर आपके मकान होते हैं, साथ में यहाँ पे हरी भरी घास होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एल्बिडो होता है,
ठीक है। नगर में बात करें तो एल्बिडो इनका ज़्यादा नहीं होता है, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को, लेकिन दूर दूर होने की वजह से कंक्रीट के नहीं होते हैं, ठीक है। कोई भी मटेरियल मेटल का नहीं यूज़ करा जाता है, तो इसलिए गांव जो होते हैं वो हमेशा ठंडे रहते हैं एज़ कम्पेयर टू, अगर हम बोलें तो सिटीज़ के कंपेयर में बोलें तो। इम्पॉर्टेंट बात आपकी यहाँ पर ये हो गई है। दिन में ये जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और रात में ठंडे हो जाते हैं। अब है, हमने एक फैक्टर पढ़ लिया टेम्परेचर का, दूसरा फैक्टर हम पढ़ेंगे एयर प्रेशर, मतलब कि वायु के दाब से भी हमारे मौसम और जलवायु में चेंजेस होते हैं। अब देखो, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर। अब देखो, हम लोग जो अभी बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, हमारे ऊपर भी जो हमारी पृथ्वी का जो वायु है, जो एटमॉस्फेयर है, वो दाब लगा रहा है, लेकिन वो हमें महसूस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है ना, अंदर जो हमारा रक्तचाप चल रहा है, वो भी एक प्रेशर लगा रहा है। तो इस हमारा प्रेशर जो लगा रहा है और जो बाहर से जो प्रेशर आ रहा है, उसका जो बैलेंस बन गया है, इसलिए हमें पता नहीं पड़ रहा कि हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, जो वायु है, वो दाब लगा रही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब इसका अगर हम समझें कि ये कैसे होता है, ठीक है। ये एक मिनट, यहाँ पे लिखा है कि एयर प्रेशर हाईएस्ट एट द टेम्परेचर, हाईएस्ट एट द सी लेवल पर होता है एंड डिक्रीजेज विद द हाइट। अब यहाँ पर ये बात बोली है कि जो एयर प्रेशर होता है, ठीक है, जो एयर का जो वायु दाब है, वो सी लेवल पर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, सी लेवल पर ज़्यादा होता है। और जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे, ये एयर प्रेशर कम होता जाता है, तो ऊंचाई पर जाने पर घट जाता है और सबसे ज़्यादा समुद्री सतह पर होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसको भी समझ लेते हैं। इसको ऐसे समझते हैं हम लोग कि ये मानो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर पहाड़ हैं, पठार हैं, ठीक है, और थोड़े समुंदर हैं। ये समुंदर हो गया हमारा। यहाँ पर हमारी पृथ्वी में क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। तो यहाँ पर छोटी छोटी जो एयर की जो गैसेस हैं, डेंसिटी जो है हमारी पृथ्वी की सतह पर, जो एयर की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो डेंसिटी होने की वजह से यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे दाब ज़्यादा लगाएंगे। लेकिन जैसे हम लोग ऊपर जाते रहेंगे तो ये मॉलिक्यूल थोड़े रेरिफाइड होते जाएंगे, दूर दूर होते जाएंगे, ठीक है। यही बात यहाँ पर बोली है कि समुद्र पर वायु दाब ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं ये वायु दाब बढ़ता रहता है। इसका एग्जांपल अगर मैं दूँ, घटता रहता है, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल अगर मैं दूँ, आपने कभी सुना भी होगा कि जब भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है, जब वो पहाड़ों पे जाते हैं, पहाड़ों पे जब वो जाते हैं तो उनकी नाक और कान से खून आने लग जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी बॉडी है, जो हमारी शरीर है, उसमें हमारा बॉडी में रक्तचाप तो चल रहा है, ब्लड प्रेशर वो उतना ही प्रेशर लगा रहा है, लेकिन जब हम ऊपर जा रहे हैं पहाड़ों की साइड, तो वो जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो रेरिफाइड हो रही हैं, दूर दूर जा रही हैं, तो वो इतना प्रेशर नहीं लगा पा रही हैं जिससे कि वो बैलेंस बन जाए। तो उसकी वजह से यहाँ पर बाहर की साइड से कम आपको वो लग रहा है, क्या बोलते हैं, कम दाब लग रहा है, प्रेशर कम लग रहा है, लेकिन हमारी बॉडी वो उतना ही प्रेशर लगा रही है, उसकी वजह से नाक में से और कानों में से खून आ जाता है। ये हो गया, यहाँ से हम लोगों ने समझ लिया ऐसा क्यों होता है। अगर दूसरा एग्जांपल आपको बताऊँ तो आपने कभी गुब्बारे से आपने खेला भी होगा, ठीक है। गुब्बारे से हमने उसमें हवा भरी और गुब्बारे को हमने ऊपर छोड़ दिया, ठीक है। ऊपर जाते थे वो गुब्बारा फट जाता है। अब ऐसा क्यों फट गया? क्योंकि जब वो पास में रहा, पृथ्वी के सरफेस पे रहा, ठीक है, पृथ्वी की सरफेस पे रहा, तो वहाँ पर जब वो दाब लगा रहा था अंदर से, और जो बाहर से उसका दाब लग रहा था, प्रेशर लग रहा था, वो इक्विलिब्रियम में था। लेकिन जैसे ही वो ऊपर गया तो यहाँ पर जो वायुमंडल का जो दाब था, जो गैसेस का दाब था, वो कम हो गया, लेकिन अंदर से लगाने वाला दाब तो सेम ही था। तो उसकी वजह से ये वो जो दाब प्रेशर था वो थोड़ा कम हो गया बाहर की साइड से, और अंदर की साइड से प्रेशर आपका ज़्यादा ही था, तो इससे आपका जो गुब्बारा है वो फट जाता है। तो यहाँ से हमने समझ लिया इसके बारे में कि हमने आपको बता भी दिया, प्रूव भी कर दिया कि जो समुद्री सतह पर वायु दाब, मतलब कि जो प्रेशर होता है, सबसे ज़्यादा होता है और ऊंचाई पर जाने पर वो घटता रहता है। अब यहाँ पे है कि हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एयर प्रेशर इन्फ्लुएंस बाय द टेम्परेचर। वही वाली बात है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि वायु दाब का क्षैतिज वितरण तापमान से प्रभावित होता है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि कोल्ड एयर है, ठीक है, कोल्ड एयर है, ठंडी हवा है, और एक है वार्म एयर। यहाँ पर जो कोल्ड एयर होती है, ठीक है, वो आपकी पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि वो डेंस होती है, तो वो टेंड टू सिंक होती है, मतलब उच्च दाब बनाती है, और जो लो प्रेशर है वो निम्न दाब बनाता है। तो उससे क्या होगा, मतलब यहाँ पर क्या वार्म एयर होती है,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कोल्ड एयर मतलब कि जो ठंडी हवा है वो आपका उच्च दाब मतलब कि हाई प्रेशर बनाती है, गर्म हवा मतलब कि वार्म एयर जो है वो निम्न दाब बनाती है, और जो प्रेशर जो हवा चलती है वो आपकी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। अब ये कैसे चलती है इसको समझ लेते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर कोई एरिया था, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, यहाँ पर हवाएँ जो हैं वो ऊपर उठ गई। अब यहाँ की जो हवाएँ हैं वहाँ पर जगह खाली हो गई, ठीक है। तो यहाँ की जो हवाएँ, इसके साथ वाली जो हवाएँ हैं वो इस चीज़ को, गैप को भरने आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर गैप को भरने आ गई। अब वो हवा जो ऊपर उठ रही थी वो कहीं ना कहीं जाके किसी कंडीशन में जाके और किसी ना किसी लेवल पे जाके वो ठंडी हो जाएगी। ठंडी होके वो फिर और नीचे आएगी, ठंडी होकर नीचे आएगी। तो यहाँ पे आपका बनेगा उच्च दाब मतलब कि हाई प्रेशर बनेगा। तो हमने यहाँ से समझा कि हाई प्रेशर टू लो, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो जाती है हमारी हवाएं चलती हैं, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज़ लिखी हुई है, बिकम लाइटर एंड गोज़ अप। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आपकी कोल्ड हवाएं जब हाई प्रेशर बना रही हैं, ठीक है, मतलब कि जो ठंडी हवाएं हैं वो आपको उच्च दाब बना रही हैं, तो यहाँ पे जो भी आपका वेदर होगा, जो भी मौसम होगा वो एकदम क्लियर होगा, साफ़ मौसम होगा, क्लियर मौसम होगा, कोई बादल नहीं होंगे, कोई कुछ भी नहीं होगा। लेकिन निम्न दाब में यहाँ पर आपके लिए क्लाउडी स्काई होगा, ठीक है, मतलब कि बादल होंगे, बारिश होगी। अब ऐसा क्यों है इसको भी समझ लेते हैं कि यहाँ पर लो प्रेशर था, हवाएं ऊपर गई, तो यहाँ पर हवाएं जो हवाएं थी लो प्रेशर थी, गर्म हवाएं थी, तो यहाँ पर इनकी कैपेसिटी थी कि वो मॉइस्चर को, पानी को अपने अंदर समा सकें। तो ये ऊपर गई, पानी लेके गई, कुछ एक लेयर तक गई, ठीक है, कुछ एक दूरी तक गई, वहाँ पर जाके वो कंडेंस होने लग गई, ठीक है, कंडेंस होने लगी। कंडेंस होके इन लोगों ने क्या बना लिया, बादल बना लिए। बादल बना के इन लोगों ने बारिश कर दी इन हवाओं ने, और फिर वो ठंडी हो गई, ठंडी होके वो नीचे आने लग गई। तो सिंपल सी बात है, हमें बस ये याद रखना है कि जब भी कोई भी हवा, ठंडी हवा होगी तो वो हाई प्रेशर मतलब कि उच्च दाब बनाएगी, तो उससे आपको क्लियर स्काई दिखेगा, कोई भी मतलब कि साफ़ मौसम दिखेगा। लेकिन अगर कोई हवा ऊपर जा रही है, ठीक है, तो वो निम्न दाब बना रही है, तो वहाँ पर बादल बनेंगे और बारिश होने की संभावना होती है। ये सेम बात मैंने आपको बता दी है। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। अब देखो, आपने कभी ना कभी पानी तो उबाला ही होगा, है ना। जब आपने पानी उबाला होगा तो जो पानी गर्म होता है तो ऊपर जो भाप बनती है, तो वहाँ पर जो हवाएं हैं वो ऊपर की साइड उड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पानी गर्म हुआ, बॉईल हुआ, तो ये आपका क्या हुआ, लो प्रेशर बना, मतलब कि निम्न दाब बन गया। यहाँ से हमने ये समझ लिया। दूसरा अगर आप समझो तो आपने घर देखे होंगे, ठीक है, आपने घर देखे हैं, तो उन घरों में एक बड़ी सी खिड़की होती है जो कि ऊपर की साइड होती है। अब वो आपने कभी सोचा कि ऊपर की साइड क्यों होती है? इसलिए होती है कि घर में खाना बनता है, कोई भी गर्म हवा है तो वो ऊपर की साइड से, क्योंकि जो गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर उड़ती हैं, तो वो हवाएं ऊपर की खिड़की से ही निकलेंगी। तो इसलिए हमेशा घर में रोशनदान जो होता है वो ऊपर की साइड होता है, जिससे कि जो घर की गर्म हवा है वो इस रोशनदान से निकल जाए। तो हमने यहाँ पर देख लिया, प्रूफ कर दिया आपको कि जो लो प्रेशर है उसकी हवाएं ऊपर की साइड जाती हैं। अब हम देखते हैं कि हाई प्रेशर की जो हवाएं हैं या फिर उच्च दाब की जो हवाएं हैं वो नीचे कैसे बैठती हैं, जो कि ठंडी हवाएं होती हैं। उससे एग्जांपल हम लेते हैं, आपके घर में आपने फ्रिज तो देखा ही होगा। उस फ्रिज में सबसे ऊपर क्या होता है, आपका फ्रीजर होता है, और फिर नीचे आपका फ्रिज होता है। ऐसे ही कुछ संरचना होती है। यहाँ पे आपका फ्रीजर होता है जहाँ पे हम लोग आइसक्रीम या फिर क्यूब्स वगैरह जमाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जो ठंडी हवा होती है फ्रीजर में होती है। यहाँ पर जो भी सिस्टम होता है वो यहीं पर चलती हैं ठंडी हवाएं। अब यही हवाएं आपकी धीरे धीरे करके पूरे फ्रिज में फैल जाती हैं। यहाँ पर किस लेयर में, क्योंकि यहाँ पर यहीं पर एक सिस्टम लगा होता है, उससे ठंडी हवा निकलती है, वो फ्रीजर में बनती है, और यही हवाएं आपकी धीरे धीरे नीचे फैल जाती हैं। और ये जो हवा होती है ये आपकी ठंडी हवा होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, ठंडी हवा है, हाई प्रेशर है, तो नीचे की तरफ बैठेगी ये। तो यहाँ पे देखो, फ्रिज के एग्जांपल से हम लोग समझ पा रहे हैं कि पूरे के पूरे फ्रिज को इस हवा ने नीचे बैठते हुए ठंडा कर दिया। और हमने गर्म हवा में क्या देखा था, गर्म हवा ऊपर जा रही थी, ठीक है, और जो ठंडी हवा है वो नीचे आ रही है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा अपने ही घर के एग्जाम्पल को लेकर। तो आप बिल्कुल भी कभी मत भूलना, ठीक है। तो लो प्रेशर है तो बादल बनेंगे, हाई प्रेशर है ठंडी हवा है नीचे आएगी, और क्लियर स्काई हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर हमारा जो था आपका ये एयर प्रेशर ख़त्म होता है। अब है विंड। विंड भी एक फैक्टर है जो कि वेदर को और
क्लाइमेट को चेंज करने में हेल्प करता है। अब विंड क्या होता है? विंड वही है कि वायु की गति उच्च दाब से निम्न दाब, जो मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारी वायु होती है वो आपकी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। कभी ये तेज़ चलती है तो कभी ये बहुत धीरे चलती है, ये वाली बात है। अब इसको हम लोगों ने 3 प्रकार में विभाजित कर रखा है, डिवाइड इनटू 3 टाइप्स में। तो 3 टाइप कौन सी है? एक है आपकी परमानेंट विंड होती है, एक आपकी सीजनल विंड होती है, तीसरी आपकी लोकल विंड होती है। अब जो आपकी परमानेंट मतलब कि स्थायी पवनें हैं उनका भी हमने 3 में डिवाइड कर रखा है। पहली है ट्रेड विंड मतलब कि व्यापारिक विंड, फिर है आपकी वेस्टर्लीज मतलब कि पश्चिम पवनें, तीसरी आपकी ईस्टर्ली मतलब कि पूर्वी पवनें। अब है सीजनल विंड। सीजनल विंड्स वो वाली विंड होती हैं, वो पवनें होती हैं, मौसमी पवनें, जो कि विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदल लेती हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम बोलें तो मानसून इन इंडिया, जब भारत में मानसूनी पवनें चलती है ना, वो आपकी सीजनल विंड होती हैं, जो कि हम बोलें तो साउथ वेस्ट मानसून विंड होती है, दक्षिण पश्चिम पवनें होती हैं। अब लोकल विंड की बात करें तो लोकल विंड वो वाली विंड होती है या फिर स्थायी पवनें जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड में, ठीक है, एक ही किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। जैसे कि लू हमेशा तो नहीं चलती है ना, गर्मियों में चलती है, जून में पर चलती है, कभी मई में चलती है, बस इतने ही समय में चलती है। ऐसे ही आपकी स्थल और समुद्री समीर होती हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जो डायग्राम दे रखा है आपका, ये आपका वही है कि आपकी यहाँ पर परमानेंट विंड्स दिखा रखी हैं, ठीक है, स्थायी पवनें दिखा रखी हैं। जैसे कि ट्रेड विंड हो गई। ट्रेड विंड क्या होगी? ट्रेड विंड है आपकी व्यापारिक पवनें, ठीक है। वेस्टर्लीज हो गई आपकी पश्चिमी पवनें, और ईस्टर्लीज हो गई आपकी पूर्वी पवनें। अब इनका नाम वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज क्यों दिया है? क्योंकि जिस जगह से जिस डायरेक्शन से ये होती हुई आ रही हैं, ठीक है, जिस डायरेक्शन से ये होती है, जैसे कि जो वेस्टर्लीज है, जो आपकी पश्चिमी पवनें हैं, वो वेस्ट पश्चिमी दिशा से आ रही हैं, ठीक है, तो पश्चिम दिशा से होती हुई आ रही है, इसलिए इसका नाम है वेस्टर्ली, पश्चिमी हवाएं। ईस्टर्ली जो ईस्ट की साइड से, ईस्ट से होती हुई आ रही हैं, तो इसका नाम है ईस्टर्ली मतलब कि पूर्वी हवाएं। और जो ट्रेड विंड है, जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ये आ रही हैं, ये वो पवनें हैं, स्थायी पवनें, परमानेंट विंड हैं, जो कि कभी अपना रास्ता चेंज नहीं करती हैं, पूरे साल एक ही दिशा में रहती हैं, बस अपना शिफ्टिंग करती रहती हैं सूरज के साथ थोड़ी सी, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारी यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है, पूरा का पूरा सब कुछ देख लिया। हाँ, एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि ये सी ब्रीज़ क्या होती है, समुद्री समीर क्या होती है। समुद्री समीर वही है लोकल विंड्स हैं, ठीक है। समुद्री समीर लोकल विंड्स हैं, मतलब कि ये ऐसी पवनें हैं जो कि दिन या वर्ष के किसी विशेष समय में चलती है। ये जो है ये दिन में 2 बार चलती है, ठीक है। जब आपका दिन है, दिन है, सूरज है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा लैंड है, मतलब कि ज़मीन है, और ये हमारा है पानी। अब जो ज़मीन जो होती है आपकी सूरज से जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। अब दिन के समय में क्या है कि ये सूरज जो है इस ज़मीन को बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है, ठीक है, जल्दी गर्म है। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये इतना जल्दी गर्म नहीं होता है पानी। तो यहाँ पर आपका लो प्रेशर मतलब कि निम्न दाब बन जाता है। निम्न दाब बनने से क्या होता है कि जो आपकी जो हवाएं हैं, गर्म हवाएं ऊपर उड़ने लग जाती हैं, ठीक है, ऊपर उड़ने लग जाती हैं। और यहाँ पर आपका हाई प्रेशर बनता है, मतलब कि उच्च दाब बनता है। तो यहाँ की हवाएं, जब लो प्रेशर बन गया है, हवाएं ऊपर उड़ गई, तो यहाँ की खाली हवा को भरने के लिए यहाँ से हवाएँ आएंगी, ठीक है। तो ऐसे ही सर्कुलेशन बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं सी ब्रीज़, कि ठंडी ठंडी हवाएं समुद्र से होती हुई लैंड की साइड आ रही हैं, तो वो हो गया आपका सी ब्रीज़, मतलब कि समुद्री समीर हो गया, जो कि दिन के समय में होता है। चलिए, ऐसी एक और होती है जिसका नाम है आपका लैंड ब्रीज़। जिसका नाम क्या है? लैंड ब्रीज़ है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे रात के समय में, अब देखो दिन के समय में जो हमारा लैंड था वो बहुत जल्दी गर्म हो गया था, लेकिन रात के समय में यही लैंड आपका बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम पानी की बात करें, क्योंकि पानी बहुत धीरे धीरे ठंडा गर्म होता है, तो पानी इतना जल्दी ठंडा नहीं हो पाएगा, वो गर्म ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे ठंडा होगा, तो यहाँ पे आपका हाई प्रेशर बन जाएगा, और जो पानी है वहाँ पे आपका लो प्रेशर बन जाएगा। तो पानी के ऊपर जो हवाएं होंगी वो ऊपर की साइड मूव करेंगी। अब इन हवाओं का गैप भरने के लिए जो हवाएं हैं वो लैंड से होती हुई आएंगी, कि मतलब कि ज़मीन से होती हुई आएंगी। तो ये आपकी चलेगी लैंड ब्रीज़, कि हवाएँ ज़मीन से समुद्र की साइड जा रही हैं उस गैप को भरने के लिए। तो ये था हमारा लोकल विंड्स, आपका कंप्लीट हो गया है। अब है मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होता है? मॉइस्चर मतलब कि नमी। ठीक है, मॉइस्चर
अब है आपका मॉइस्चर क्या है कि आर्द्रता। अब ये आर्द्रता भी आपके मौसम को और आपके जलवायु को चेंज करती है, उसमें प्रभाव डालती है। मॉइस्चर वो है कि जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों के वाष्पिक होता है तो इसे जलवाष्प बना देते हैं। यहाँ पर वही वाली बात है, जब भी लैंड हो गया, ठीक है, कोई भी पानी हो गया, समुद्र हो गया, तालाब हो गया, उससे जो पानी उड़कर चलता है, उड़ जाता है गर्मी की वजह से, तो यहाँ पर उस गर्मी की वजह से पानी उड़ गया, जो ये जो हवा जो चल रही है इसमें जो मॉइस्चर हो जाएगा, ठीक है, आर्द्रता आ जाएगी उस पानी की वजह से, उसको हमने बोला मॉइस्चर क्रिएट हो गया। अब मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज़ नोन एज अ ह्यूमिडिटी। अब हवा में जब मॉइस्चर होगा, ठीक है, आर्द्रता होगी, ठीक है, जब हवा एकदम सूखी सूखी हवा नहीं होगी, इसमें पानी होगा, तो उसको हम बोलेंगे ह्यूमिडिटी, कि आज की हवा बहुत ह्यूमिड है। आपने देखा भी होगा, हम लोग अक्सर अपने मोबाइल में गूगल में चेक करते रहते हैं कि आज की ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है। हम लोग आप भी देखते होंगे कि जैसे कि 80% ह्यूमिडिटी है, तो 80% ह्यूमिडिटी का मतलब क्या कि यहाँ पे हवा में बहुत सारा पानी है, बारिश हो सकती है। ह्यूमिडिटी का मतलब ये होगा कि बहुत ज़्यादा आर्द्रता है, हवा में पानी की बूंदें बहुत ज़्यादा हैं, बारिश हो सकती है। ये हमने समझ लिया। अब देखो, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यही वाली बात है कि एयर गेट वार्मर, जैसे जैसे वायु गर्म होती है तो उसके अंदर जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वाटर वेपर की, जो मैंने पहले ही बताया कि जल वाष्प धारण करने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है कि एयर बिकम मोर ह्यूमिड, एयर जो होती है बहुत ज़्यादा आर्द्र हो जाती है, ठीक है। अगर इसको एग्जांपल से समझें, आपके सामने दो कपड़े हैं, ठीक है, एक कपड़ा नंबर ए और कपड़ा नंबर बी। एक कपड़ा है जो कि सूखा हुआ है, ठीक है, एक कपड़ा है वो थोड़ा गीला है, उसमें थोड़ा पानी है, ठीक है। अब ये जो गीला सूखा कपड़ा है, अब इसको अगर हम पानी में डालेंगे, इस कपड़े को अगर हम पानी में डालते हैं तो ये क्या करेगा, वो बहुत सारा पानी अपने अंदर सोख लेगा, ठीक है। मानो हम समझते हैं यहाँ पानी गिर गया, हमें पोछा लगाना है यहाँ पे, ठीक है, पानी गिर गया, पोछा लगाना, तो आप कौन से वाले कपड़े से पोछा लगाओगे, ए से लगाओगे, बी से लगाओगे? बी जो है वो गीला है, बी जो है वो गीला है और ये जो है वो सूखा है, तो हम किससे पोछा लगाएंगे? पोछा लगाएंगे हम लोग ए से पोछा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, ये सूखा हुआ है। यही बात यहाँ पर समझाई गई है कि जब एयर सूखी होती है, ड्राई होती है, तो उसके अंदर पानी को होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है कि वो ज़्यादा पानी अपने अंदर होल्ड कर सकती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में ये अच्छे से आ गया होगा। अब क्या होता है, यही वाली एयर जब ऊपर जाती है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका पानी हो गया, ठीक है, तालाब हो गया, तालाब में से एयर ऊपर गई, ठीक है, एयर ऊपर गई, यहाँ पर वो जाते ही ऊपर गई, ठंडी हो गई, स्टार्ट कूलिंग हो गई, फिर वो कंडेंस होना स्टार्ट हो गई, संघनित हो गई, ठीक है, कंडेंस हो गई। अब कंडेंस होके यहाँ पर इसने बारिश कर दी, बस यही चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि कंडेंस होके इसने बारिश स्टार्ट कर दी। अब ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो नीचे गिरी हैं, जो बूंदें गिरी हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? बारिश बोलेंगे, वर्षण बोलेंगे। ये बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब देखो, सेम बात वही बोली है कि जो प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म उसको हम रेन बोलेंगे, ठीक है। अब रेन जो होती है बहुत ज़्यादा महत्ता रखती है, हमारे किसानों के लिए भी रखती है और हमारे खुद के मौसम के और जीवन यापन के लिए भी रखती है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये आती है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो हमारे पौधे होते हैं ना, वो पानी को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं, बाढ़ से बचाव करते हैं, इसलिए जो प्लांट्स होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। अब ये कैसे करते हैं, देखो इसको भी समझ लेते हैं कि आपने पहाड़ देखे होंगे, पहाड़ों पर पौधे होते हैं, पेड़ पौधे लगे होते हैं, ठीक है, और एक आपने देखा होगा एक समुद्री किनारा, यहाँ पर आपको मिलेंगे मैनग्रोव्स, ठीक है, यहाँ पे मिलेंगे आपको मैनग्रोव्स। और तीसरा हमारा एग्जांपल है कोई भी प्लेन एरिया जहाँ पर कि पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अब क्या होता है कि जब भी फ्लड आती है, बारिश होती है, जहाँ पर जिस इलाके में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वहाँ पर ये पेड़ जो होंगे अपनी जड़ों में उस पानी को होल्ड कर लेंगे, ठीक है, जाने नहीं देंगे, तो वहाँ पे जो फ्लड का खतरा है, जो कि बाढ़ का जो खतरा है, वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैनग्रोव्स होते हैं, वो पेड़ होते हैं जो कि समुद्री किनारों पे लगे होते हैं, जो कि जो समुद्र की जो वो पानी आता है उसको एक कोस्टल एरिया में नहीं जाने देते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पेड़ों ने बहुत हेल्प करी। और तीसरा है हमारा, अगर कोई भी पहाड़ी इलाका है, ठीक है, यहाँ पर पहाड़ है, पहाड़ में आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन होता है। क्यों होता है?
क्योंकि जब पेड़ नहीं होते हैं, अगर पेड़ होते हैं ना तो बारिश होती है तो वो उस बारिश को, उस पानी को अपने अंदर होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, मिट्टी को होल्ड कर लेते हैं, मिट्टी का इरोजन नहीं होने देते हैं, अपरदन नहीं होने देते हैं मिट्टी का। लेकिन अगर पेड़ नहीं होंगे, अगर ये पेड़ बिल्कुल भी नहीं होंगे तो ये मिट्टी ऐसे ही फैल के चली जाएगी और लैंडस्लाइड आसानी से हो जाएगी। इसलिए हमारी ज़िंदगी में, हमारे लिए, हमारे सस्टेनेंस के लिए पेड़ होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमने क्या करा है, अपने एक मैकेनिज़्म के बेसिस पर 3 टाइप की रेनफॉल बताई है। 3 टाइप की रेनफॉल बताइए, इसको देख लेते हैं कौन कौन सी रेनफॉल है। 3 टाइप की बारिश है। एक है आपकी साइक्लोनिक रेनफॉल, इसको अगर हम बोलें तो चक्रवाती वर्षा। इसमें क्या होता है कि एक ठंडी वायु और एक गर्म वायु, मतलब कि गर्म एयर और ठंडी एयर, यहाँ से आपकी ठंडी वायु आई। ठंडी वायु या फिर कोल्ड एयर होती है, वो हमेशा भारी होती है। आपको मैंने समझाया भी कि नीचे की साइड वो बैठती है, तो नीचे की साइड वो बैठ गई। ऐसे ही इसने जो कोल्ड वार्म एयर है, गर्म वायु है, उसको धक्का दिया कि ऊपर जा, यहाँ से तो ऊपर जा। तो उसको ऊपर गया, तो ऊपर वो गई 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 ऊपर जाते जाते वो ठंडी हो गई। ठंडी हो के उसने क्या करा, कंडेंसेशन कर लिया और बारिश कर दी। तो बस इसी को हम बोलेंगे साइक्लोनिक या फिर चक्रवाती वर्षा, जहाँ पर कि कोल्ड एयर और वार्म एयर, गर्म एयर दोनों की, गर्म कोल्ड एयर जो है गर्म एयर को धक्का देती है, उससे बारिश हो जाती है। सिंपल सी बात है, आसान भाषा में बताया मैंने ये। दूसरी हमारी रेनफॉल है रिलीफ रेनफॉल या फिर पर्वतीय वर्षा। अब देखो पर्वतीय वर्षा में क्या हुआ कि यहाँ से आपकी आर्द्र वायु आई, मतलब कि मॉइस्ट एयर आई। अब इस मॉइस्ट एयर को पहाड़ जो है, इस पहाड़ ने उसको चेंज कर दिया कि ऊपर जा, ठीक है। उसको आगे नहीं जाने दिया, कि आगे नहीं जाने दिया, उसको रोक दिया कि यहाँ नहीं जाएगी तू ऊपर जा। तो वो और ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, ठंडी हो गई। ठंडी होकर कंडेंसेशन हो गई, बादल बना लिया, बारिश कर दी। बस इसी को हमने बोला रिलीफ रेनफॉल और ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब तीसरी रेनफॉल है आपकी कन्वेंशनल रेनफॉल। यहाँ पर क्या है, जो कि सिंपल बात, ये तो सिंपल है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है कि हमारे जो अर्थ सरफेस है वो गर्म हुआ, निम्न दाब बनाया, लो प्रेशर बनाया, ऊपर गई, ठंडी हुई, कंडेंसेशन करा और बारिश कर दी। बस यहीं पर ये कन्वेंशनल रेनफॉल है। ये 3 टाइप की रेनफॉल हमने देख ली। यहाँ पर आपका चैप्टर होता है ख़त्म। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ठीक है। कोई भी आपको सुझाव है वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको डाउट है, सुझाव है, कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करिए, बच्चों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।